उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। नैनीताल के सूखाताल में आज शाम को क्लोरीन गैस फैलने से हड़कंप मच गया। जल संस्थान के पंप हाउस में ये गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद में आसपास रहना मुश्किल भरा हो गया। इस गैस के रिसाव से 6 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसको बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद में तत्काल मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, प्रशासन की टीम भी पहुंची, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। साथ ही इस दौरान आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। एनडीआरएफ ने गैस का सिलेंडर हटा दिया और प्रशासन ने न्यूज 18 से कहा कि गैस रिसाव पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। देखिए, खतरा तो अभी बना हुआ है। जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि 100 मीटर के दायरे में सारा खाली करवा दिया जाए, और वो खाली करवा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह गैस फैलते रहेगी तो शायद वो आगे और क्षेत्रों में भी बढ़ सकती है। ये गैस लीक की सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ से 4 बजे के उपरांत। तो उसके बाद प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड सबकी टीम हमें मौजूद हो गई थी। तो सबसे पहले हमने लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराया ताकि कोई गैस की वजह से लोग को हानि ना हो। और इवैक्यूएट जब हम करा ही रहे थे तभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुँच गई है। वो गैस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आ गए हैं। चलिए अब बात करेंगे मौसम की। तो अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है और साथ ही रेड अलर्ट के चलते कल पूरे राज्य में स्कूल बंद कर दिए गए। आज रात और कल भी राज्य में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने आज रात और कल के लिए एक बार फिर से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के सभी 6 जिलों और गढ़वाल के 5 जिलों यानी कि उत्तराखंड के 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को चौकन्ना किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत और साथ ही नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चमोली और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर तक भारी बारिश होती रहेगी और 14 सितंबर के बाद में बारिश से कुछ राहत जरूर मिलेगी। बारिश के अलर्ट के चलते कल पूरे राज्य में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिलों में डीएम के आदेश पर ये स्कूल बंद किए गए हैं। जो भारी बारिश की चेतावनी है, तो जो कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो जनपद हैं और साथ ही गढ़वाल में जो चमोली, पौड़ी हो गया, देहरादून, हरिद्वार, इनमें कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कहीं कहीं जो अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए जो है रेड कलर की वार्निंग जारी की गई है। इसकी कुमाऊं में बारिश के बीच में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोड के बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और सुबह से हो रही बारिश के कारण टनकपुर से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बाराकोट के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसके कारण हाईवे को बंद करना पड़ा। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के कारण जेसीबी भी मलबा नहीं हटा पा रही है। वीडियो में देख सकते हैं आप कि इस हाईवे से सफर करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। पहाड़ से गिर रहे ये पत्थर बेहद खौफनाक है। चमोली में मलारी नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है और साथ ही लाता के पास में पहाड़ी से मलबा आ गया है। पत्थर आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने के काम में जुट गई है। बारिश में लाता के पास बार बार भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो रहा है। चमोली में भारत चीन सीमा क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों भारतीय सेना और बीआरओ के जवान तैनात हैं। ऐसे में बर्फबारी के बाद में उन्हें भी अब कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। हल्द्वानी के रानीबाग घाट के पास में कुछ लोग गणेश प्रतिमा विसर्जन को पहुंचे, लेकिन इसी दौरान हल्द्वानी के राजपुरा का रहने वाला एक शख्स गोला नदी के तेज बहाव में बहने लगा, जिससे कि वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि यहां पर उत्तराखंड पुलिस का एक जवान भी मौजूद था और जवान प्रताप गढ़िया ने अपनी जान पर खेलकर नदी के तेज बहाव में कूदकर बहते शख्स की जान बचा ली। देखिए, जैसे गणेश विसर्जन के समय नदी में लोगों का आह्वान ज़्यादा होता है,
विसर्जन के समय कोई ऐसी मिसहैपनिंग न हो, इसके लिए हमने पहले से ही व्यवस्थाएं की हुई हैं, जैसे कि SDRF को भी लगाया गया है, जल पुलिस को भी लगाया गया है। तो एक जो ये घटना हुई है इसमें हमारी जल पुलिस के जवान द्वारा तत्परता दिखाते हुए इसकी जान बचाई गई। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। कई जगह पर जलभराव हो गया है। बाजारों में, सड़कों पर जलभराव दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। भारी बारिश के बाद में पानी निकासी नहीं हो पा रहा है और आगे कल भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। रास्ते में नहीं चलेगा क्या? हवा में उड़ेगा? ब्रेक नहीं लग रहा तो तमीज से हल्के चलाओ गाड़ी। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट के बीच में पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और फिलहाल गंगा चेतावनी रेखा से भी नीचे बह रही है। और बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की अपील की है और गंगा घाट डूबे हुए नजर आ रहे हैं और नदी किनारे जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। कोटद्वार में बिहार के मजदूर पर पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ में छेड़खानी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की अपनी दादी के साथ में पैरामेडिकल कॉलेज के पास में किराए पर रहती है और बिहार का एक मजदूर आधी रात को लड़की के कमरे में घुस गया और लड़की के साथ में अश्लील हरकतें करने लगा और इस दौरान बमुश्किल लड़की ने अपने आप को छुड़ाया और चिल्लाने लगी, जिसके बाद में उसकी दादी और आसपास के दूसरे कमरों में मौजूद छात्राएं भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी बिहारी मजदूर मौके से फरार हो गया। वहीं सुबह होते ही इलाके की दर्जनों महिलाएं पैरामेडिकल कॉलेज पहुंची और मजदूर को धर दबोचा और उसकी मौके पर ही पिटाई करना शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बिहारी युवक को हिरासत में ले लिया है। फिर वो कोई आया ऊपर से, चुपके पता भी नहीं चला हमें उन्होंने कब एंटर किया और उन्होंने उसके हाथ क्रॉस करके उसका मुंह भी बंद करने की कोशिश की और वो ना छेड़छाड़ कर रहा था और वो तो ऐसा हुआ कि वो चिल्लाने लगी। उसने उसके हाथ पैर मारे, उसके बाल खींचे और फिर वो दादी करके चिल्लाने लगी तो सारे उठे हम और तो वो ऐसे डर के वो बाहर की ओर भागने लगा। हम उसके पीछे भागे तो वो छत के रास्ते और यहाँ कॉलेज की खिड़की टप के इधर आया, हमने ऐसा देखा। भैर भी हमारे दरवाजा वो निरंजन ढक्या हाँ वो अच्छा वहीं झमट वो लत्ती न वो भुनी के मेरा सुफिन होना जाए वो इन भुनी वो पिछने दादी लगी आम्ही जो भारी आम्ही सुपने हेडते जाण आम्ही जो उठतो वो तब भैर रखून दूध भैर आम्ही हम की पैदर तो तब रुशिड़ वो भाग गया। एक लड़की जो कि पैरामेडिकल में पढ़ती थी और रात में उसके घर में कोई व्यक्ति घुस गया था जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। इस सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी और उस लड़के की शिनाख्त हो गई है, उसको पकड़ लिया गया। और राजधानी देहरादून में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वेरिफिकेशन ड्राइव के चलते 300 से ज्यादा संदिग्ध लोग लापता हो गए हैं और ये वो लोग थे जो देहरादून के पलटन बाजार इलाके में अवैध रूप से रेहड़ी ठेलियां लगाते थे। पुलिस वेरिफिकेशन के चलते राजधानी के बाजारों में अवैध रूप से लगने वाले रेहड़ी ठेलियां भी लापता होने लगी हैं। बताया जा रहा है कि बाजारों में कई संदिग्ध लोग हैं जो कि इसकी आड़ में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और एसएसपी का कहना है कि कुछ लोग सत्यापन प्रक्रिया के लिए गए हैं। साथ ही 300 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं जिनकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। ये लोग किन परिस्थितियों में गायब हुए हैं और साथ ही 200 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। चीज है कि इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर जो फुटपाथ है वो भी सरकारी जमीन पर बना है, जो रोड है वो भी सरकारी है और उन जगहों पर ये लगा लेते हैं। वहां पर जैसे आमजन के साथ साथ व्यापारियों को भी शिकायत रहती है कि उनका व्यापार कम हो रहा है, बाहर के लोग आकर फलठेली लगाकर यहाँ पर अव्यवस्था कर रहे हैं। तो इस ड्राइव के दौरान देखा गया कि लगातार जिस तरह से यहाँ पर 300-400 लोग ऐसे रहते थे, अब वो काफी संख्या में गायब हो गए या दिख नहीं रहे। तो हिमाचल में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है, जबकि उत्तराखंड में मजार को लेकर पहले विवाद हो चुका है। अब सख्त भू कानून के चलते हिमाचल प्रदेश घुसपैठियों की नजर से बचा है, लेकिन उत्तराखंड में सारे रास्ते खुले हुए नजर आ रहे हैं और अब इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी होने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हिमाचल की राजधानी शिमला इन दिनों मस्जिद के अवैध निर्माण के कारण उबल रही है, तो उत्तराखंड में मजार मस्जिद, लव जिहाद और लैंड जिहाद के कारण राजधानी से लेकर चमोली, उत्तरकाशी, हल्द्वानी, पछुआ, दून समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में माहौल अशांत बना हुआ है। अकेले पिछले 2 हफ्तों में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा कर दिए। पहली घटना चमोली के नंदप्रयाग में सामने आई। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी की, नतीजा लोगों ने भारी बवाल कर दिया। दूसरी घटना देहरादून के पलटन बाजार में हुई, जहां मुस्लिम दुकानदार ने हिंदू लड़की के साथ अश्लील हरकत कर दी। इसके बाद तो हालात ये हुए कि राजधानी समेत कई जगहों पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलानी पड़ी। कोई गांव ऐसा नहीं होगा उत्तराखंड का जिन गांवों में इन जिहादियों का आना जाना नहीं हो, जिन गांव में ये व्यापार न करो। कोई गांव नहीं, गांव ही नहीं कोई। हर कारोबार में, जमीन से लेकर हर चीज में इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। यहां तक कि कई जगह इन्होंने सुना है कि जमीन भी ले ली है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने जमीन खरीद ली। तो जब हमारे प्रयागों पर कब्जा हो जाएगा तो हमारे गांव बसेंगे कैसे? नहीं बच सकते हमारे गांव। समुदाय विशेष की अवैध रूप से घुसपैठ ही नहीं हो रही है, बल्कि पहाड़ों में बाहरी लोगों के द्वारा जिस तेजी के साथ बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है, वो भी उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। गांव का अपना सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना भी बर्बाद हो रहा है। जानकार कहते हैं कि इन सब का एक ही इलाज है और वो है हिमाचल की तर्ज पर बेहद सख्त भू कानून, जिसमें कृषि भूमि की खरीद पर पूरी तरह से रोक होगी। तो उसकी शुरुआत आप सख्त भू कानून से ही करनी पड़ेगी, वही उसका रास्ता है। क्योंकि जो भी किसी का सेटलमेंट होगा वो जमीन पे ही होगा ना, तो जड़ में तो यही है कि पॉल्यूशन फ्री हमारा वातावरण। में एक मस्जिद को लेकर हुए बवाल से डेमोग्राफिक चेंज के मुहाने पर बैठे उत्तराखंड फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि डेमोग्राफिक चेंज के खतरों से सरकार भी अनजान नहीं है। बाहरी लोगों और समुदाय विशेष की अवैध घुसपैठ को लेकर पिछले कुछ समय में बढ़ती गई सख्ती इसी का नतीजा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में कई गांवों में गैर हिंदुओं के लिए लगाए गए पोस्टर और राज्य में वेरिफिकेशन पर पूर्व सीएम और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देवभूमि की जनता को महसूस होने लगा है कि उनके राज्य की छवि और परंपरा को आघात पहुंच रहा है। खतरे को देखते हुए लोग अब विरोध कर रहे हैं। राज्य की जनता अब सोई हुई नहीं है, बल्कि वो प्रतिकार करेगी। उत्तराखंड का जो एक छवि है, उत्तराखंड की जो देवभूमि की एक संज्ञा उसको दी जाती है, उसको आघात पहुंच रहा है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि उनकी अस्मिता पर प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है और वो खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों में ये स्वतः स्फूर्त जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं समझता कि किसी के द्वारा किया गया, ये स्वतः स्फूर्त है और सरकार को भी इसको समझना चाहिए। और जो लोग उत्तराखंड की पवित्रता को नष्ट करना चाहते हैं, उनको भी चेत जाना चाहिए कि जनता अब सोई हुई नहीं है। उत्तराखंड के लोग जागरूक है, वो इसका प्रतिकार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यही सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलथिया के नामांकन में शामिल हुए और सुरजीत सिंह ने सांबा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है। वहीं सीएम धामी ने सांबा में रोड शो भी किया और जनता से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जनता बीजेपी के साथ में है और चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। आने वाला है जो कांग्रेस पहले से करते आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अग्रवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को यहाँ जो 3 दशकों तक उन्होंने बढ़ाने का काम किया है,
जिस प्रकार आज भी जो है पाकिस्तान के साथ वार्ता करके व्यापार शुरू करने की बात कर रहे हैं, हिंदू जो हमारे शंकराचार्य पर्वत से लेकर अनेक स्थानों का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, अलगाववादी आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण की बात है। देश की जनता, अब चाहे जम्मू कश्मीर की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों का बड़ा समर्थन यहाँ पर अभी सांबा विधानसभा के अंदर मिल रहा है और यहाँ डबल इंजन की लोग सरकार चाहते हैं। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विकास योजनाओं की बैठक ली और बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में प्रगति अच्छी है उन अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाए और जो लापरवाह हैं उन्हें चेतावनी दी जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही सबसे ज्यादा पाई गई है, जिन्हें तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए हैं। आप पीएमजीएसवाई में और भारत सरकार की संचालित योजनाओं के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और चर्चाओं के बाद मुझे जो भी विभाग में अच्छे काम लगे उनको हमने प्रोत्साहित करने का काम किया है और जो विभागों के द्वारा जो हमको आउटपुट चाहिए था भारत सरकार की मंशा के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उस पर भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। और पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी का दावा है कि 2 महीने में सब अफसरों को पौड़ी में बैठाएंगे, वरना जनता विधायक को धरने पर बैठाएगी। वहीं पौड़ी के पूर्व विधायक मंत्री हरक सिंह रावत के मुताबिक कमिश्नरी में ये काम मायावती और मुलायम सिंह यादव भी नहीं कर पाए, तो विधायक क्या कर लेंगे? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 दिन पहले पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी ने दावा करके 2 महीने से चल रहा धरना खत्म करवाया। पोरी ने गारंटी ली है कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और 2 महीने में कमिश्नर से लेकर मंडल के अफसर पौड़ी में रेगुलर बैठेंगे। लेकिन विधायक पोरी के दावे को पौड़ी के पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने खोखला बताया है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में रह चुके हरक सिंह रावत के मुताबिक ये काम मायावती यूपी की मुख्यमंत्री रहते नहीं कर पाई, जबकि अफसरों में मायावती के नाम का बड़ा खौफ था। इतना ही नहीं, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव भी ये नहीं कर पाए, तो विधायक के कहने पर अफसर कैसे बैठ जाएंगे? हम मंडल मुख्यालय में अधिकारी नहीं बैठा पा रहे और कोई सरकार, मैंने यूपी से लेकर मैं 80 से देख रहा हूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद सिरपत मिश्र, फिर वीर बहादुर, फिर नांदेड़ तिवारी, फिर मुलायम सिंह, फिर कल्याण सिंह, फिर मुलायम सिंह, फिर मायावती। आज अगर कमिश्नर से, आज अगर डीआईजी से पूछा जाए कि उसका पौड़ी स्टेक कितना है टोटल और देहरादून स्टेक कितना है, उससे अंदाजा लग जाएगा कैंप का। देहरादून के सारे कैंप काले बंद होना चाहिए। दरअसल पौड़ी में कमिश्नरी की शुरुआत सन 1840 में हुई, जब अंग्रेजों का शासन था। ये व्यवस्था कई दशकों तक चली। गढ़वाल में 7 जिले हैं, पौड़ी उनकी कमिश्नरी है। वहीं जनसंख्या के हिसाब से देहरादून और हरिद्वार बड़े जिले हैं। ऐसे में सवाल जायज है कि जब यूपी की मुख्यमंत्री रहते मायावती फेल हो गई, जिनके नाम से ही अफसर कांपते थे, तो ऐसे में विधायक की क्या हैसियत? धरना देने वाले जन जागरण मंच ने मांग पूरी न होने पर विधायक को धरने पर बिठाने की बात कही है, तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके लिए अफसरों की कमी के साथ देहरादून, हरिद्वार में ज्यादा मामलों को वजह मानते हैं। लगातार पौड़ी बैठा करते थे, तो पूरे इससे जुड़े हुए जो 7-8 जिले हैं उसके अधिकारियों की मीटिंग, कर्मचारी आते थे और लोग भी अपनी फरियाद लेके यहाँ पे पहुँचते थे। 90% प्रॉब्लम ये हरिद्वार और देहरादून की है। जो समस्याएं जो कमिश्नर के पास जाती हैं वो हरिद्वार और देहरादून की हैं। ये यहाँ की व्यावहारिक दिक्कतें हैं। अब कमिश्नर हैं, वो उद्योग के सचिव भी हैं, वो मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं, तो तमाम, और इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और जिम्मेदारियां उनके ऊपर हों, तो अधिकारियों की कमी की वजह से भी कई बार ऐसा होता है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद गढ़वाल के हेडक्वार्टर पौड़ी में मंडल लेवल के अफसर मुश्किल से बैठे, तो यूपी चलाने वाले मुलायम सिंह, मायावती के बाद पौड़ी से आने वाले 5 मुख्यमंत्री इस काम में नाकाम रहे। ऐसे में विधायक राजकुमार पोरी ने 2 महीने में अफसर बिठाने का दावा भले ही कर दिया हो, पर कहीं खुद विधायक जी के धरने में बैठने की नौबत न आ जाए। पौड़ी से आलोक के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18।
गुरुवार को सोनप्रयाग से पैदल चलकर कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा केदारनाथ पहुंच गई और इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और साथी रणजीत रावत सीनियर नेता के तौर पर शामिल हुए। बाकी 5 सीनियर नेताओं में कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ, जिनमें गणेश कुदियाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत हैं। खबर है कि मौसम ठीक रहा तो शुक्रवार को गणेश कुदियाल केदारनाथ पहुंच सकते हैं और सोना चोरी दिल्ली में केदारनाथ धाम के मुद्दे के साथ ही कांग्रेस ने 22 जुलाई को हरिद्वार से इस यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन आपदा की वजह से 31 जुलाई तक इसे टालना पड़ा था और शुक्रवार को सुबह 8 बजे कांग्रेस नेता केदारनाथ धाम में जलाभिषेक और साथ ही बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। इसके बाद में लोकल लोगों से मुलाकात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि जब से केदारनाथ से शिला दिल्ली गई है तभी से केदारनाथ घाटी में आपदा की घटनाएं भी बढ़ गई हैं और इसीलिए शिला वापस लाई जानी चाहिए। गुफा का नाम बदल दिया, सोना चोरी होगा उसकी जांच नहीं, और सबसे बड़ी बात हमारी देवभूमि है, यहाँ अगर मिट्टी भी ले जाई जाती है देवता की तो उसकी विधान है, विधि है, पूछा जाता है, इजाजत ली जाती है तब ले जाता है। ये तो शिला उठा के लेगा और जिस दिन से शिला गई है उस दिन से प्राकृतिक आपदाओं ने हमारे पूरे उत्तराखंड को घेर लिया है। आज भी कह रहा हूँ शिला वापस लाओ और मैं बाबा केदार और भैरव जी से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनको दंडित होना चाहिए, इन बच्चों को दंडित नहीं होना चाहिए। महाराज कल ये यात्रा केदारनाथ में पूजा अर्चना, जलाभिषेक और पुजारी और पुरोहितों के साथ बैठक तथा अन्य जो यहाँ पर वर्ग हैं उनके साथ बैठक करने के बाद जो है समाप्त की जाएगी। केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में स्वामी राम कैंसर अस्पताल के विस्तारीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने वन भूमि ट्रांसफर के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए यहां 44 पेड़ों के कटान को परमिशन दे दी है। इसके अलावा अस्पताल के एक्सपेंशन का रास्ता आसान हो गया है और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि इस अस्पताल के निर्माण के बाद में कैंसर के रोगियों को एक ही जगह पर कैंसर की सभी जांच और पक्का इलाज उपलब्ध होगा। मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए अन्य शहरों की तरह बाकी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा और इसी अस्पताल में सभी को इलाज मिल पाएगा।